सोच कर देखिए, क्या आप इतनी जल्दी दुनिया बदलना चाहेंगे जब ड्रोन आपकी फेवरेट चीज सीधा आप तक डिलीवर कर देता हो? और अगर आप ड्रिंक का परफेक्ट टेम्परेचर चाहें तो ऑब्वियसली मैनेजर से कंप्लेन भी कर सकते हैं, बिल्कुल कैरल की तरह, जो इस पूरे जजमेंट डे टाइप सिचुएशन में फंस चुकी है। ये एपिसोड एक बाइबलिक वाइब्स ला देता है। विंसी गिलिगन इस एपिसोड में पूरा बाइबल स्टाइल सिंबोलिज्म यूज करते हैं, मतलब रियल कैरेक्टर्स और सिचुएशन को बाइबल की फेमस स्टोरीज से पैरेलल दिखाया गया है। कैरल यहाँ एक तरह से ईव बन जाती है, जो एलियन आरएनए इन्फेक्शन को रिवर्स करके ह्यूमैनिटी को बचाने की कोशिश कर रही है। और अगर बात करें मेनोसॉस की, जिसे आप एडम भी कह सकते हैं, वो क्रीपी हाइव माइंड सिस्टम के अगेंस्ट अपनी जान दांव पर लगाकर बगावत करता है। एपिसोड का टाइटल द गैप भी यही दिखाता है कि कैरल और मेनोसॉस की फाइट कितनी अलग है। अगर ध्यान से देखा जाए तो शो फर्स्ट वर्ल्ड वर्सेस थर्ड वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बीच का डिफरेंस हल्का सा हाईलाइट करता है, पर सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि हर इंसान की फाइट की लैंग्वेज अलग होती है और कभी कभी हमें उनकी साइड से देखने की कोशिश करनी चाहिए, इवन अगर हम उनसे एग्री न भी करते हो तो भी। एपिसोड की शुरुआत में कैरल गैस स्टेशन पर रुकती है, उसे एनर्जी ड्रिंक चाहिए, तो वो हाइव माइंड से डिमांड करती है और वो फौरन ही ड्रोन के जरिए हाजिर हो जाता है। पर प्रॉब्लम ये है कि ड्रोन आधा काम ही कर पाता है। कैरल को ड्रिंक तो मिल जाती है, लेकिन वो बिल्कुल भी ठंडी नहीं होती। आइस कोल्ड का तो नामो निशान नहीं। कुंभा से बात करने के बाद कैरल फुल कैरन मोड में चली गई है। अगर दुनिया के बचे कुचे लोग, जिनका ह्यूमन ब्रेन अभी भी काम करता है, डिसाइड करते हैं कि वो उन शेल्स के साथ रहना चाहते हैं जो डेड बॉडीज खाते हैं, तो अब ये प्रॉब्लम कैरल की नहीं। इसलिए वो गाड़ी चलाते हुए रोड ट्रिप पर निकल जाती है, अपना दिल हल्का करने के लिए। वो जोर जोर से गाना गाती है, स्विमिंग करती है, फुल ऑन मस्ती मोड में। आपको यहाँ लग रहा होगा कैरल पिघल रही है, पर ऑनेस्टली मेरी नज़र में वो फाइनली लाइफ एंजॉय कर रही है। सालों में पहली बार कैरल डिसाइड करती है कि वो इस दुनिया में वही करेगी जो उसका दिल चाहेगा। अगर देखा जाए तो ये सब कैरल की वजह से नहीं हुआ, तो वो अपनी लाइफ एंजॉय कर सकती है। अब जब कैरल का मूड थोड़ा हल्का हो गया है, तो वो इस दुनिया की छोटी छोटी चीजें अप्रिशिएट कर रही है। हाँ, वही दुनिया जिससे वो इतनी नफरत करती थी। कंट्री क्लब में गोल्फ खेलना, जब एक जायंट बाइसन इधर उधर घूम रहा हो, पटाखे फोड़ना और साथ ही द स्टार एंड स्ट्रिप्स फॉरएवर गाना गाना, जैसे इंडिपेंडेंस डे हो। बाहर की दुनिया अब पहले से ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। और कैरल भी घूमते हुए कंट्री क्लब से जस्ट मैरिड वाली कार ले लेती है, फिर जॉर्जिया गाते हुए जॉर्जिया ओकीफी म्यूजियम घूमती है। धीरे धीरे कैरल को एहसास हो रहा है कि इस वक्त उसकी लाइफ की बेस्ट चीज ये है कि वो ओकीफी की वो पेंटिंग, जो उसको सुकून और उम्मीद देती है, सीधा उठाकर घर ले जा सकती है। वो फाइनली महसूस कर रही है कि अगर ह्यूमैनिटी का एंड आ भी रहा हो, तो भी वो खुद इंसानी तरीके से जी सकती है, और जीना ही तो सबसे ह्यूमन एक्ट है। कैरल हाइव माइंड को फोन करके एक स्पेशल डिनर प्लान करती है, स्पेशल मेन्यू डिसाइड करती है, अपना बेस्ट आउटफिट पहनकर ह्यूमैनिटी को सेलिब्रेट करने चल पड़ती है। बस यही है कैरल का प्रोटेस्ट, उन सारी खुशियों के खिलाफ जो खो गई हैं, क्योंकि दुनिया के ज्यादातर लोग, कह सकते हैं लगभग सभी लोग, अपनी पहचान खो चुके हैं। वो भेड़िए से भी ज्यादा जोर से आवाज निकालती है, फिर पटाखों की आंखों में आंखें डालकर देखती है, वो भी उसे जलाकर, मानो रशियन रोलेट खेल रही हो। बट कहीं ना कहीं उसे ये एहसास होता है आज तो वो गई, लेकिन जब वो बच जाती है तो उसे लगता है आज वो दिन नहीं है। और फिर पटाखों की वजह से उसके घर में आग लग जाती है। वो घर में लगी पेंटिंग को बचाती है, जैसे वो लास्ट ह्यूमन मेमोरी हो। अगर मेनोसॉस की बात करें तो वो कैरल से मिलने निकल चुका है। उसकी जर्नी एक नॉर्मल रोड ट्रिप नहीं लगती, ये दुनिया के लास्ट रियल मैन की पर्सनल माइथोलॉजी जैसी फील होती है। कैरल तक पहुंचने के लिए वो जब निकलता है तो सफर में उसके लिए सिर्फ डिस्टेंस कवर करना नहीं, बल्कि अपनी वैल्यूज को टेस्ट करना होता है। रास्ते में उसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। वो हाथ में कैन लिए पेट्रोल पंप ढूंढने निकलता है, जो बिल्कुल भी आसान नहीं। यानी रास्ते में उसे कितना एडजस्ट करना पड़ रहा है। ऐसा लगता है मेनोसॉस को आसान जिंदगी चाहिए ही नहीं। उसके सफर में उसे हाइव माइंड के लोग मिलते हैं। वो मुस्कुराते हुए मेनोसॉस को पानी ऑफर करते हैं ताकि उसकी बॉडी में पानी की कमी ना हो। उन्हें ये भी लगता है पानी नहीं पीने से उसे किडनी स्टोन का इश्यू हो सकता है। और यहीं से कहानी में बाइबलिक वाइब शुरू होती है, जब हाइव माइंड वाला बंदा मेनोसॉस को बोलता है, आसमान की तरफ देखो और हमसे हेल्प मांगो। ये हाइव माइंड का टेलीपैथिक इंस्ट्रक्शन होता है जो मेनोसॉस को सुनाई देता है। बेसिकली हाइव माइंड लोगों का एक शेयर्ड कॉन्शियसनेस है, उनका एक स्पोक्स पर्सन जैसे वॉइस मेनोसॉस से बात करता है।
पर मेनोसॉस तो मेनोसॉस है। डिहाइड्रेशन और किडनी स्टोन्स जाए भाड़ में, उसे फर्क ही नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हुए उसे पेट्रोल बंक तो नहीं, बट पेट्रोल से भरी गाड़ी जरूर मिलती है। वो वापस आता है, कार में पेट्रोल भरता है। मेनोसॉस को गाड़ी में लटका जीसस चार्म नोटिस होता है। वो गाड़ी जो किसी से बोरो की है, और मेनोसॉस की डिक्शनरी में बोरो का मतलब चोरी नहीं होती, बिल्कुल नहीं। वो इंसानियत पर इतना यकीन रखता है कि दूसरों की गाड़ी से पेट्रोल निकालने के बाद वो कार पर पैसे रख देता है। आगे जाकर उसे जंगल का रास्ता अपनाना पड़ता है। उसे यहाँ फिर से हाइव माइंड मिलते हैं जो उसे वार्न करते हैं कि इस हफ्ते यहाँ का रास्ता खराब रहेगा और उसे साफ पानी भी नहीं मिलेगा। अंदर सांप, बिच्छू, तरह तरह के जहरीले कीड़े होंगे। कुछ पेड़ ऐसे भी हैं जिनमें नोक निकली हुई है जो काफी लंबी है। उसमें बैक्टीरिया है। अगर मेनोसॉस को चोट लग गई तो उसे इन्फेक्शन हो सकता है। हाइव माइंड उससे काफी रिक्वेस्ट करते हैं, इवन वो ये तक कह देते हैं कि वो उसे कैरल तक पहुंचा देंगे, बट मेनोसॉस किसी से हेल्प लेने को तैयार नहीं। मेनोसॉस का इन लोगों को रिजेक्ट करना कोई लॉजिकल डिसीजन नहीं, उसे बस इनके बारे में कुछ पता नहीं है। जब भी कोई हाइव माइंड का बंदा पास आता है, मेनोसॉस चाकू हाथ में रख लेता है। मतलब उसे जेन्युइनली लगता है कि ये लोग उसे हर्ट कर सकते हैं। कैरल को पता है कि ये लोग नुकसान नहीं पहुंचाते, पर मेनोसॉस का पीओवी पूरा ट्रॉमा से आता है। एजन केन की कॉलोनियल हिस्ट्री उसके दिमाग में गहराइयों में है। उसके साथ ब्लैक एंड व्हाइट सोच भी जुड़ी हुई है। सही और गलत उसके लिए एकदम एक्सट्रीम लेवल पर है। अगर देखा जाए तो वो सिर्फ खुद को हर्ट कर रहा है। जब वो हाइव माइंड की मदद रिजेक्ट करता है, वो गाड़ी में आग लगा देता है, उन्हें मैसेज देने के लिए कि मैं तुम्हारी हेल्प एक्सेप्ट नहीं करूंगा। उसके लिए ये सिंपल है, वो कभी भी उस पानी, खाने, केयर को नहीं लेगा जो उन लोगों से आ रही है जो इस प्लेनेट के दुश्मन जैसे लगते हैं। और यही रीजन है कि मेनोसॉस अपने हर आइडियल पर 100% टिका है। उसकी लाइफ ने उसे ये सिखाया कि सैक्रिफाइस और पेन ही रिवॉल्ट की सही लैंग्वेज है, और ये बिल्कुल ऑपोजिट है कैरल के केयर फ्री लाइफ इन शॉर्ट लेट मी वाइब वाले अप्रोच से। तो जब वो जीसस चार्म गाड़ी के साथ जलकर खत्म होता है तो सिंबोलिज्म नजर आता है। अगर एलियन आरएनए और रेडियो सिग्नल आसमान में ऊपर से गाइडेंस गॉड रिप्रेजेंट करता है, तो मेनोसॉस इस गॉड के खिलाफ खड़ा है बाय सिंपली सेइंग मैं पहले था, ये प्लेनेट पहले मेरा था। वो फिर से आगे बढ़ जाता है। जंगल में उसे पेड़ से चोट भी लग जाती है। वो अपने जख्मों को ठीक करने की कोशिश करता है और सुबह होते ही फिर निकल पड़ता है, पर रास्ते में वो गिर पड़ता है। उसे आसमान में हेलीकॉप्टर नजर आता है। हाइव माइंड उसकी हेल्प के लिए आ रहे हैं। वो बेहोश हो जाता है। असल में मेनोसॉस के ट्रॉमा और एस यूनिकॉर्न के कॉलोनियल हिस्ट्री ने उसके दिमाग में एक ऐसा वर्ल्ड व्यू डाल दिया है जहाँ किसी आउटसाइडर की मदद ले लेना मतलब अपनी मिट्टी का कंट्रोल खो देना। इसीलिए जब हाइव माइंड का बंदा कहता है आसमान की तरफ देखो और हमसे हेल्प मांगो, तो सीन सडनली बाइबलिक हो जाता है, जैसे कोई गॉड बनकर उससे डिवोशन डिमांड कर रहा हो। और मेनोसॉस जो अपने आप को जमीन का असली आदमी मानता है, उस मूवमेंट में ये डिसाइड करता है कि वो किसी ऐसे गॉड या हाई पावर को एक्सेप्ट नहीं करेगा जो इस प्लेनेट का असली मालिक नहीं है। इसी पल में उसकी बोरोड कार में लटका जीसस चार्म भी सिंबॉलिक हो जाता है, जैसे ओल्ड रिलीजन का साइन अपने ही आग में जल रहा हो। मेनोसॉस के लिए कार जलाना सिर्फ एक व्हीकल डिस्ट्रॉय करना नहीं होता, बल्कि एक स्पिरिचुअल प्रोटेस्ट होता है। मेरी दुनिया में कोई ऊपर वाला नहीं, मैं पहला था। जब वो जंगल में घुसता है, चुंगा पाम के थ्रोन्स, डेडली इन्फेक्शन के रिस्क और उसका वो कांस्टेंट मंत्र आई एम मेनोसॉस, आई एम नॉट वन ऑफ देम, उसके साइकी को एक्सपोज करता है। ये बंदा अपनी ह्यूमैनिटी को इतना पकड़ कर रखता है कि दर्द उसके लिए एक रिचुअल बन जाता है। पर आयरनी ये है कि जितना वो अपनी इंडिपेंडेंस प्रूव करने की कोशिश करता है, उतना ही ज्यादा वो अपनी ही वैल्यूज से हर्ट होता है। स्लिप करके थॉर्न पर गिर जाना, एगोनी में चिल्लाना, खुद को गरम चाकू से ठीक करने की कोशिश करना, ये सब एक मेटाफॉर बन जाता है। प्योर वैल्यूज कभी कभी सेल्फ डिस्ट्रक्शन जैसी लगती हैं। और जब वो बेहोश होता है, हाइव माइंड ही आसमान से नीचे आकर उसकी जान बचाते हैं, जैसे मॉडर्न डे एंजल्स। यही सब चीजें दिखाते हैं कि हाइव माइंड विलन नहीं है, विलन तुम्हारा अपना डर, उदासी और ट्रॉमा भी हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता कैरल ने कभी इस एंगल से सोचा भी होगा। वो तो वहाँ आराम से फायरवर्क जला रही है, अपने कंट्री के एग्जिस्टेंस को सेलिब्रेट कर रही है, जबकि इस दुनिया में मैप्स का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो चुका है। और ये कोइंसिडेंस नहीं लगता कि हमारे एडम और ईव, मेनोसॉस और कैरल दोनों अपनी अपनी जर्नी के आखिर में गार्डन ऑफ ईडन जैसे स्प्रिंग तक पहुंच जाते हैं। मेनोसॉस की पूरी पेनफुल जर्नी में एक चीज कांस्टेंट थी, वो पुरानी से इंग्लिश लर्निंग टेप।
शो क्लियरली दिखाता है कि बंदा थोड़ा टेक एवर्स टाइप का है। एक बात तो क्लियर है, हाइव माइंड विलन्स नहीं लगते। जब मैनोसॉस बेहोश होता है वो ही आसमान से नीचे आकर उसे बचा लेते हैं, बेसिकली सेविंग हिम फ्रॉम हिमसेल्फ। इन्फेक्शन बहुत ही खराब हो गया था और मैनोसॉस के लिए सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक ये होगा कि अब उसकी लाइफ उन लोगों के हाथों में है जिसे वो दुश्मन समझता था। आयरनिकली हो सकता है वो बच भी जाए सिर्फ इसलिए कि बाद में उन्हीं लोगों को डिस्ट्रॉय कर सके। एपिसोड के आखिर में कैरल अपने घर के बाहर कुछ बना रही है, तभी जोसिया आती है। कैरल उसे पकड़कर फूट फूट कर रोने लगती है। पता चलता है उसने घर के बाहर कम बैक लिखा था जोसिया के लिए, इसलिए वो आ गई। शायद कैरल को एहसास हो गया वो अकेले नहीं रह पाएगी। पर यह भी पॉसिबल है कि गिलिगन सीजन के आखिर तक हाइव माइंड को विलन बना दे। शायद कैरल का कमबैक भी एक ईव वाले पॉइजन एप्पल मोमेंट निकले। और क्योंकि हाइव माइंड मैनोसॉस को उसकी रिक्वेस्ट पर कैरल तक ले जा सकता है, मीटिंग तो होने ही वाली है और उस मीटिंग का क्या होगा पता नहीं। देखेंगे क्या होगा अगले एपिसोड में। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, अपना ख्याल रखिए।